अपवाह तंत्र दिया रहेगा। अपवाह तंत्र ये सिस्टम है, यानी कि नदी, उसकी सहायक नदी, इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में वो प्रवाहित हो रही है उसके साथ जो भी जल की राशि है उन सबको मिलाकर के एक सिस्टम का निर्माण होता है, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। और दूसरा हो जाता है नदी। कोई बता सकता है नदी का परिभाषा आप में से कोई? नदी वह प्राकृतिक जलधारा है जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। नदी वह प्राकृतिक जलधारा है जो ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। इसका ओरिजिन कोई हाईलैंड हो सकता है और इसका मुहाना या तो समुद्र हो सकता है या तो कोई झील हो सकती है या कोई दलदल हो सकता है। ठीक है, तो उद्गम और मुहाना, इस बात की भी चर्चा इसमें कीजिएगा। हालांकि आप लोग को परिभाषा से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मेंस में आए तो एक आध लाइन लिख दीजिएगा कि वह प्राकृतिक जलधारा है जो ढाल का अनुसरण किए हुए बहती है। ठीक है, तो इंडियन रिवर सिस्टम में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये रिवर सिस्टम का ही परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा से कोई खास मतलब नहीं है। अब भारत की नदियाँ, जैसे ही ये शब्द निकल करके आता है तो भारत की नदियों को फिर ढाल के आधार पे 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें ढाल डोमिनेट करेगा, ध्यान रखेंगे। तो ढाल डोमिनेट करता है, इस आधार पे 4 वर्गों में रख दिया जाता है। और पहला हो जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय क्षेत्र की नदियां, हिमालयन रिवर सिस्टम। सेकंड हो जाता है अरावली, अरावली। थर्ड हो जाता है वेस्टर्न घाट रिवर सिस्टम, पश्चिमी घाट पर्वत। और सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये 4 भारत में जल विभाजक है जिसका अनुसरण नदी करती है, यानी कि अपने ओरिजिन से लेकर के मुहाना तक नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए, इसमें एकदम कंसंट्रेट हुए रहिएगा। अगर हम हिमालय को देखें भारत में, तो ये जल विभाजक, यानी कि जल विभाजक का तात्पर्य हो गया कि वो उच्च भूमि जो नदियों के स्रोत को डिवाइड कर देती है, यानी कि ढाल के अनुसार नदी एक इधर बहेगी और एक इधर बहेगी। तो हिमालयन क्षेत्र की जो नदियां हैं वो हिमालय का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, नदी निकल रही है, गिर रही है। दूसरा हो जाता है अरावली। अरावली में आप लोगों को बताया था कि पश्चिमी घाट से लूनी नदी निकल रही है, पूर्वी तरफ से बनास नदी निकल रही है। थर्ड हो जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। ये सब नदियों के स्रोत को विभाजित करती है। आप लोग का ध्यान, अगर एक आदमी का फोन बज गया तो उसमें सबका ध्यान उधर क्यों चला गया? या तो आप लोग सीरियस नहीं है, इसका मतलब कि आप लोग को टोन से सामना ही नहीं हुआ है, यही ना? यूनिक कैसे हो सकता है? कितना का अनुभव है रिंगटोन का? खड़ा हो जाओ आप। एक नदी पे 5 लाइन बताओ, बस 5 लाइन। एक नदी का क्या लाभ हो सकता है? ठीक है, हो गया व्यापारिक, उसमें आर्थिक भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठो बैठो बैठो, और बताओ, हो गया? ठीक है। क्लास में जब कोई विषय पे चर्चा हो, किसी का रिंगटोन बज जाए, किसी का जूता चप्पल बज जाए, तो हमेशा ध्यान में, क्योंकि इससे हमारा भी कंसंट्रेशन खराब होता है ना। बाइलिंगुअल है, कई बार इंग्लिश टर्म को दिमाग में चिंतन करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं नदी की, तो अभी बता रहे हैं जल विभाजक। इसके आधार पर भी सवाल बन सकता है, अभी आया भी नहीं है। जल विभाजक के आधार पर सवाल पूछेगी बीपीएससी, तो आप लोग ध्यान किए रहेंगे। किताब में सब दिया है, लेकिन आप लोग पढ़ते वही है जो आ चुका रहता है। यानी कि पुन पुन कहाँ से निकल रही है, कहाँ डूब रही है, गिर रही है, गंगा कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, आप लोग का ज़्यादा फोकस उसी पे चला जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं। तो क्लास का पर्पस वही रहता है, क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान कीजिएगा बताया क्या जा रहा है। अब जैसे हम मान लें पश्चिमी घाट पर्वत, ये जल विभाजक है, ये एक जल विभाजक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट और रीजन दिया रहता है, स्टेटमेंट ए के रूप में या बी के रूप में रहे कि पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल से निकल करके महानदी गोदावरी
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बी में रहेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है। एक प्रमुख जल, तो क्या इसकी व्याख्या करेगा? करेगा। जल विभाजक है तभी वो नदी पूरब की तरफ गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, बह रही है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट और उसके व्याख्या पे जरूर से आप ध्यान रखेंगे। तो बन सकता है कहीं पे भी, हिमालय का भी बन जाएगा, अरावली का भी बन सकता है, विंध्यन का जो सतपुड़ा महादेव मैकाल था वो भी बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत में नदियों को कैटेगराइज किया गया है 4 भाग में ढाल के आधार पे। इन चारों भागों के नाम को याद रखिएगा, कौन कौन सा? हिमालय, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा महादेव मैकाल और एक अरावली। ये 4 मुख्य जल विभाजक है। जल विभाजक के आधार पर भारत को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब इसी में एक ऐसा सवाल रहे कि आप इन नदियों के जल विभाजक के आधार पर एक एक समूह में डाल दें, तो हिमालय वाला सब जो नदी है हिमालय के ग्रुप में चला जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत से तुलना करते हुए दिखाई देगा तो इस ग्रुप में वो सब नदियां आ जाएंगी। जैसे मांडवी है, जुआरी भी तो है, भरतपूजा, पंबा, पेरियार भी है। ये सब की सब कौन सी नदी रहेगी? पश्चिमी घाट वाले ग्रुप में रहेगी। तो अगर समूह भी देती है बीपीएससी तो भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोग अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न पढ़े हैं? अपवाह प्रतिरूप आप लोग किताब में देखे होंगे, एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का तात्पर्य क्या हो गया? सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब क्या हो गया? गंगा एक अनुवर्ती नदी है। इसका तात्पर्य पुरानी तो है, पुरानी तो सब है, गंगा से ज्यादा पुरानी तो ब्रह्मपुत्र ये है, साउथ इंडिया की नदियां, चाहे गोदावरी हो, लेकिन पुरानी की बात नहीं की गई है। पूर्ववर्ती नदी का तात्पर्य हो गया कि वो नदी जो आरंभ से अब तक ढाल का अनुसरण करते हुए अपने प्रवाह मार्ग को बनाए रखी है। उसका जो प्रवाह मार्ग है वो आज तक जस का तस है, जब से वो नदी उत्पन्न हुई थी। जैसे मान लीजिए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी इसलिए है कि जब वो बह रही थी तो उसके मार्ग में हिमालय जब उत्थान हो रहा था तो भी वो जैसे जैसे हिमालय उभर रहा था वैसे वैसे हिमालय को वो काट करके अपने नदी प्रवाह के मार्ग को बनाए रखी थी। अगर ये पूर्ववर्ती नहीं होती तो इसका ढाल जो है हिमालय के कारण मुड़ जाता। समझ गए ना? तो पूर्ववर्ती नदियों का परिभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये वो नदी है जो अपने प्रवाह मार्ग को आरंभ से अंत तक अभी तक जस का तस बनाए रखी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिमालयन रिवर के संदर्भ में दिया जाता है, जैसे सिंधु, जैसे सतलज, जैसे कोसी, जैसे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये सब नदी वो नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, जो अपने मार्ग को आज तक बनाए रखी है। अनुवर्ती नदी का नाम सुने हैं? अच्छा, पूर्ववर्ती में एक और सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत की वो नदी जो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों को काट करके प्रवाहित होती है, तीनों को काट देती है। सतलज। सतलज वो नदी है, सतलज को याद रखेंगे। ये भी सवाल आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो महान हिमालय को, मिडिल हिमालय को और शिवालिक को तीनों को काटते हुए प्रवाहित होती है। तो सतलज को आप ध्यान रखेंगे। सतलज में आएंगे तो बताएंगे। अनुवर्ती नदी का उदाहरण बहुत सिंपल है। अनुवर्ती नदी वो नदी होती है जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, जैसे गंगा नदी, ठीक है, जैसे यमुना नदी। ये सब अपने स्रोत से मुहाना तक ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तीसरा हो जाता है अरिये, रेडियल। रेडियल पैटर्न का उदाहरण बिहार में कौन सा नदी है? अरिये प्रतिरूप कौन सा नदी बनाती है? तो रेडियल नदी ध्यान रखेंगे, अरिये प्रतिरूप वाली नदी वो नदी है जो एक ऊंचे भूभाग से निकल करके चारों तरफ प्रवाहित होती है। समझ के, एक ऊंचे भूभाग जहां से चारों तरफ से नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे एक तरफ नर्मदा जा रही है, एक तरफ सोन जा रही है ना,
एक तरफ से जोहिला नदी भी निकल रही है। तो इस प्रकार का जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र होता है, मतलब नदी के साथ, वो अरीय पैटर्न का निर्माण करता है। यानी कि सोन जो नदी है वो अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। नर्मदा जो है वो रेडियल पैटर्न का उदाहरण है। नर्मदा, ये सब आप लोग पढ़े हैं, किताब में दिया होगा तो नहीं पढ़े हैं। हर नदी का अपना एक पैटर्न हो जाता है। जैसे आपसे पूछे कि लूनी किस पैटर्न का उदाहरण है, फिर लूनी अंतर्प्रवाह हो गया, ठीक है। और जैसे पूछ दे कि यमुना किसका है, अनुवर्ती हो गया, ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है। और सोन की एक सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, उसका नाम है जोहिला। जोहिला पे प्रश्न था क्या पिछली बार? जोहिला पे था प्रश्न 69 में, देखे नहीं है आप लोग? देखिएगा पूछा है कि नहीं जोहिला का। अच्छा, एक नदी स्वर्ण रेखा का शायद था ना, तो जोहिला को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। सोन वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। वैसे एक हो जाता है सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित। अध्यारोपित, अध्यारोपित जैसे हम लोग कोई गीला भूमि पे पैर रख देते हैं ना, तो जो छाप पड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई चीज इम्पोज्ड कर दिया गया है, कोई चीज वहां पे दबा दिया गया है। तो मानवीय निर्मित नहीं, नहीं मानवीय निर्मित नहीं, हम तो वैसा उदाहरण दे दिए। सुपर इम्पोज्ड का मतलब हो गया कि ऐसा प्रवाह प्रणाली जिसकी विशेषता बाद में चल के बदल गई है और ऐसा लगता है कि उस पूरे क्षेत्र में किसी दूसरे चीज का आरोपण कर दिया गया है, किसी दूसरे चीज का आरोपण कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि दक्कन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब बेसाल्टिक लावा का उद्गार हुआ उससे पहले और जब लावा का उद्गार हो गया उसके बाद, इन दोनों में ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी भी पूरे क्षेत्र में वहां पे किसी चीज को ला करके रख दिया गया है। अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा का पूरा ना उस क्षेत्र का प्रतिरूप ही चेंज दिखाई देगा, मतलब उसका जो अपर जो सरफेस है वो पूरा का पूरा चेंज दिखाई देता है। तो अध्यारोपित, इसको ऐसा देखिए, उसके ऊपर में आरोपित कर दिया गया है, उसके ऊपर में किसी भी चीज को रख दिया गया है, यानी कि उसका पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, संरचना है, वही चेंज हो गया है। तो अध्यारोपित पैटर्न वहां पे आपको दिखाई देगा जहां जहां का जो ऊपरी स्तर है वो पूरी तरीके से बदला प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें गोदावरी का मान लीजिए, गोदावरी को आइडियल माना जाता है, ठीक है। हालांकि गोदावरी डेंड्रेटिक भी है, वृक्षाकार प्रतिरूप भी बनाती है, लेकिन गोदावरी उस क्षेत्र से प्रभावित होती है जिस क्षेत्र का पूरा जो संरचना है वो दक्कन लावा के उद्गार के कारण चेंज लगता है। समझ गए? अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। वृक्षाकार का देखिए, वृक्षाकार जितना भी मैदानी भाग की नदी है वो सब का सब ऐसा दिखाई देगी, मतलब अपने सहायक नदियों के कारण, कि कोई पेड़ का टहनी है, रामगंगा हो गया, गोमती मान लीजिए, कोई नदी मान लीजिए, तो ये सब की सब जो नदी है ऐसा प्रतीत कराएगी कि वृक्ष का टहनी है ना। तो हम वृक्षाकार प्रतिरूप प्रणाली उस पैटर्न को कहते हैं जिसमें नदियां जो हैं वो पेड़ की टहनी के सदृश, यानी कि नदी और उसकी सहायक नदी वृक्षों के टहनी के सदृश प्रतीत होती हैं। जैसे गंगा, गंगा आइडियल उदाहरण है। जैसे गोदावरी, गोदावरी का भी वही है, ठीक है। एक हो जाता है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपीटल, अभिकेंद्रीय। जैसे आप लोग रेडियल पढ़ रहे थे उसी का ठीक अपोजिट, रेडियल में क्या है कि किसी उच्च भूमि से चारों तरफ नदी निकल रही है, वो जो पैटर्न हो गया अरीय हो गया। और अभिकेंद्रीय मतलब हो गया कि किसी उच्च भूमि से सब जो नदी है वो किसी बेसिन में जाकर के मिल रही है। जैसे गुजरात में कच्छ का जो रन हो गया है ना, वहां पे देखिएगा तो कई सारी जो नदी हैं जाकर के अपना जल जो है एंड कर देती हैं। तो अभिकेंद्रीय का तात्पर्य हो गया कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी जो किसी पॉइंट पे अपना सारा जल छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार की जो नदी है वो अभिकेंद्रीय नदी कहलाती है, ठीक है। तो ये सब जितना पॉइंट है नदी का प्रकार ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं नदी के गुणों पे।
पहले उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम भारत की नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो तंत्र है, फोटो हटा दिया गया लगता है वो पहला वाला, आज हिंदी नहीं लिखे हैं जानबूझ करके, समझ लेंगे ना सब लोग? नहीं समझ पाएंगे? कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट जहाँ होगा हम बता देंगे। आगे से हम हिंदी लिखेंगे ही नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाले को दिक्कत होता है जब हम ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो वो बेचारे कम से कम उतार लेंगे। हिंदी तो बोल ही रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए सिंधु नदी की बात करते हैं। अगर तंत्र की देखिएगा तो बहुत तंत्र हो, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र। किसी नदी के आगे तंत्र लग गया, इसका मतलब जैसे पूरा उसका बॉडी हो गया। हम लोग का शारीरिक एक तरीके से देखिए जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, ठीक वैसे ही नदियों का तंत्र, यानी कि नदी, उसकी सहायक नदी, उसके अलावे उसके ऊपर जो कुछ प्रोजेक्ट्स बन जाता है वो सब। तो नदी तंत्र कहने का मतलब बेसिकली क्या हो गया? नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन। तो सिंधु नदी तंत्र कहने का मतलब हो गया सिंधु और इसकी सहायक नदी। अब देखिए सिंधु नदी, लंबाई चौड़ाई आप लोग याद कर लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कुछ नदियों का आपको ना क्रम अनुसार लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सबके लंबाई को आप जरूर से याद रखेंगे। सिंधु का भी याद रखिएगा। सिंधु नदी के बारे में बहुत आसान आसान पॉइंट है, आप लोगों को पता ही होगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश से, बोखरचू हिमनद से निकलती है, बोखरचू से। जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो ख को सटा दीजिएगा, आजकल ये सब देखा जा रहा है। ये हम बीएचयू के और डीयू के आधार पे आप लोग को बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मजाक चला कॉलेज के प्रोफेसर के बीच में, जानते हैं किस शब्द को लेकर के? इस शब्द को लेकर के और चोखा था तो इसको चोरवा पढ़ रहे थे। मतलब ये कॉलेज के प्रोफेसर का मजाक का शब्द, चोखा है ना, चोरवा पढ़ रहे थे। लग नहीं रहा है? पेंटर लोग लिख देता है, जो दुकान होता है, दुकान, शॉप, तो उस पर पेंटर लोग ऐसे ही लिख देता है। तो हमको भी मालूम चला उन्हीं लोगों के थ्रू। हम इस पर ज़्यादा, मतलब मेरे ये सब क्षेत्र में नहीं आता है पसंद का इन सब पे चर्चा करना, लेकिन चूंकि आप लोग एग्जाम देंगे और प्रोफेसर हर कुछ देख लेता है, हर कुछ देखता है। सिंधु नदी तंत्र, तो इसमें नदी हो गया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। इसका उद्गम हो जाता है कैलाश पर्वत में, जो बोखरचू हिमनद है वहां से ये नदी निकलती है। और जब भी जैसे ही आप लोग कोई चीज याद रखेंगे तो इसका मुहाना भी जरूर से याद रखिएगा। इसका मुहाना कौन सा है? अरब सागर। नदी का जो कोर्स होता है, नदी का जो मार्ग होता है, तो इस नदी के मार्ग के बाद बात जब भी की जाती है तो इसमें उद्गम आ जाता है। फिर नदी आगे बढ़ी तो उसके द्वारा बनने वाला कुछ स्थलाकृति भी होता है, कुछ स्थलाकृति है। जैसे मान लीजिए सिंधु ही नदी है तो वो गौर्ज बनाती है, नदी बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे डेल्टा बनाती है, जलोढ़ पंख बनाता है। तो उद्गम हो गया, स्थलाकृति हो गया, उसकी सहायक नदी को भी काउंट कर लीजिए। उसके बाद उस नदी का मुहाना याद रखिएगा, ठीक है। बाद में अगर आप लोग मेन से लिखिएगा तो ज़्यादातर उसमें आर्थिक महत्व जरूर से बता दीजिएगा। तो हम वैसे ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंधु नदी बोखरचू से निकलती है और निकलने के बाद इसका जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की तरफ है। भारत में सिंधु नदी का दिशा कैसा है? उत्तर पश्चिम की तरफ है। सिंधु नदी बोखरचू से निकल रही है और ये नदी जो है भारत में उत्तर पश्चिम दिशा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लद्दाख का इलाका है, इसका नाम है दमचौक। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो दमचौक, और चिल्लास के पास वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो दमचौक को याद रखेंगे, लद्दाख का ये इलाका है, यहाँ पे सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ये इलाका जो है दमचौक का हो जाता है। अब इसकी जो दिशा है
वो है उत्तर पश्चिम। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु भारत में किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो उद्गम से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती है और भारत के लद्दाख के सिर्फ लेह जिले से ही प्रवाहित होती है और कोई दूसरा जिला नहीं है। तो सिंधु नदी भारत के सिर्फ लेह जिले से प्रवाहित होती है। ठीक है, जिला रहेगा तो लेह और यूटी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले बुंजी नामक एक जगह है, वहां पे गॉर्ज का निर्माण करती है। बुंजी नामक जो जगह है वहां पे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज कहते किसको है? जब कोई नदी ऊंचाई से ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, उसके बाद उसके मार्ग में अचानक से तीव्र ढाल आ जाता है, तो जब नदी यहां से गिरेगी, ठीक है, तो यहां पे ना इसका एक आकृति का बन जाता है, इसी को हम लोग गॉर्ज कहते हैं, मतलब भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। नदी जब ऊंचाई से यानी कि ढाल से प्रवाहित होते हुए ऊंचाई से निचले स्थान की तरफ गिरती है, तो जहां गिरती है वहां पे भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इस भी आकार की घाटी जब और थोड़ा नैरो हो जाता है उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे कैनियन का परिभाषा, तो कैनियन थोड़ा और डीप होता है, कैनियन आई शेप में होता है, कैनियन आई शेप में हो गया। गॉर्ज थोड़ा इससे चौड़ा हो जाता है और भी आकार की घाटी थोड़ा और चौड़ी हो जाती है। तो सब का सब ऐसे ही बनता है, लेकिन जो उसका आकार है, इस आकार के आधार पर इसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकार देते हैं। अगर कैनियन कहा जा रहा है, कैनियन जैसे आप लोग ग्रैंड कैनियन का नाम सुने होंगे, तो कैनियन कहने का मतलब उसका जो शेप है वो आई आकार का है। ठीक है, भी आकार की घाटी तो भी आकार की तरह दिखाई देगा, और गॉर्ज जो है वो और थोड़ा गहरा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो सिंधु नदी जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उससे पहले बुंजी नामक स्थान पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक अच्छा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु जैसे ही अपने उद्गम स्रोत से निकल करके भारत में प्रवेश करती है तो किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे लद्दाख पर्वत है और नीचे में साउथ में जास्कर पर्वत है। तो भारत में सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है। सिंधु की 5 सहायक नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन सिंधु की कुछ सहायक नदियां श्योक, गिलगिट और जास्कर है। यहाँ मैप में नहीं दिख रहा है, शायद आगे दिखे, तो आप लोगों को लिखवाएं या आप लोग लिख लेंगे खुद से ही? कुछ कुछ पॉइंट लिखवा दें या लिख लेंगे? पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? इधर में लिखवाए नहीं ना? तो लिखवाने में 6 दिन लग जाएगा, 4 दिन कम से कम क्लास, ऐसे हम कल उड़ा देंगे इसको। लिखवा दें? अच्छा लिखिए, लिखिए थोड़ा सा, एक आध लाइन, नहीं तो फिर निराशा हो जाएगी, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जब संतुष्टि ना लोग हों। लिखिए, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अर्थात सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का तंत्र। यह हिमालयन अपवाह तंत्र का भाग है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद है। आप लोग के पास कौन कौन सा किताब है? बुक कौन कौन सा है? एनसीईआरटी है, और कोई किताब नहीं है? तो उसी को पढ़ लीजिए, क्या उसमें सारा दिया होगा, बस यहाँ समझ लेना है आप लोगों को, सब पॉइंट याद हो जाएगा। नदी में ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है जो आपको हम किताब से अलग करके देंगे। मेंस में जो होता है ना, वो लिखवाने का अच्छा तरीका होता है। पीटी में कोई किताब पढ़ लीजिए। पहले क्या था ना कि किताब ही नहीं था, पहले स्टूडेंट के पास किताब नहीं था, लूसेंट के अलावे बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं था। अब तो कोई दृष्टि तो और अच्छा है, दृष्टि का जो बुक है भूगोल की, भारत और विश्व का, वो अच्छा है, उसको लेकर के पढ़िए। यहाँ पे समझ बना लीजिए। लिखवाएं? क्या क्या स्थिति है लड़कियों की? सब लोग सुस्त हैं क्या? एग्जाम नहीं देना है? सब लिखवा दें? अच्छा ठीक है। तो बोखरचू हिमनद से उत्पन्न होती है सिंधु नदी। उसके बाद लिखिए, अपने उद्गम क्षेत्र से यह उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए
प्रवाहित होते हुए भारत में लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करती है, लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। तो जैसे ही हम बोखर जो हिमनद कहते हैं, इसका मतलब, इसका तात्पर्य भारत में है या इसके बाहर है? तिब्बत में हो गया, तो यानी कि चीन हो गया। तो सिंधु नदी सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? 3। तिब्बत हो गया, भारत हो गया, यानी कि चीन हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। और इसी प्रकार से सतलज कितना देश को कवर करेगी? कैसे? 3 ना, 3 ही हो गया ना। ये सब गौर किए रहेगा, एग्जाम में यही, एग्जाम का टेस्ट यही होता है। एग्जाम में जैसे ये 3 दिखाई दिया तो अचानक से ना कुछ 2 भी रहेगा, फिर 3 रहेगा। तो ठीक वैसे ही आपको उन 3 यानी कि सतलज को भी याद रखना है। बाकी 2-2 हो जाएगा। जैसे झेलम है, कितने देशों को कवर करेगी? 2। चेनाब 2। व्यास कितना? व्यास 1, सिर्फ 1 है ना। तो इन सब पॉइंट पे ना आपको याद रख लेना है। अगर आपके पास किताब है आप लोगों के पास तो उसी में नोट कर लीजिए। सिंधु नदी 3, सतलज 3, ठीक है, व्यास 1 हो गया, झेलम 2, चेनाब 2, रावी 2। यही सब आपको दिमाग लगाना है क्लास में। हो गया क्लियर? ठीक है। ये वाला भी पॉइंट दिया है उसमें, दृष्टि में ये दिया है 3 3 2 1 ऐसे करके दिया है। उसको अंडरलाइन कर लीजिए, रिवीजन एक बार आप लोग और कर लीजिएगा। दिया है ना? ठीक है। तो कहां तक लिखे आप लोग? भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद लिखेंगे सिंधु नदी, पॉइंट वाइज लिखिए। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के या केवल लेह जिले में प्रवाहित होती है। ब्रैकेट में लद्दाख कर देंगे। सिंधु नदी भारत के केवल लेह जिले से प्रवाहित होती है। और लेह कहां पे है? तो लद्दाख में है। फिर अगला पॉइंट लिख दीजिए, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। बुंजी नामक स्थान पे क्या? हाँ, गिलगिट आता है। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। तो बुंजी नामक जगह पे गॉर्ज का निर्माण करती है। और गॉर्ज के बगल में ब्रैकेट में आप लोग थोड़ा सा ऐसे लंबे टाइप में शेप बना लीजिए। गॉर्ज कहने का मतलब वी आकार से थोड़ा सा पतला ना, गॉर्ज का निर्माण करती है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, सिंधु नदी भारत में लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों के मध्य बहती है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। 4 पर्वत था ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब सिंधु का एरिया एनसीईआरटी के अनुसार इतना है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आयोग। इसका टोटल जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर टोटल, उद्गम से लेके मोहाना तक। लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लिख लीजिए सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। हो गया। इसकी सहायक नदियां लिखिएगा। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी पंचनद। पंचनद का मतलब क्या हो गया? झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज प्लस माना जाता है चेनाब के थ्रू, सॉरी सतलज के थ्रू है, लेकिन माना जाता है कि पंचनद जो है एक ही है, ठीक है ना, इसी कारण से मान लेते हैं। तर्कतः देखिएगा तो फिर कोई नहीं आएगा सतलज को छोड़ करके, है ना। हाँ, एक ही बात है, मतलब इसको छोड़ करके तर्कतः नहीं आएगा, लेकिन दरअसल इसमें मान लिया जाता है कि वो उस नदी के माध्यम से सिंधु में अंततः उसका जल चला जा रहा है ना।
तो पंचनद प्लस श्योक, गिलगिट और जास्कर। लेकिन ये तर्क यमुना पे लागू नहीं होता है, नहीं होता है ना, बाकी और किसी पे लागू नहीं होता, सिंधु पे कह दिया जाता है। इसीलिए तो भूगोल में कुछ कुछ इतना पॉइंट विवादित है ना, जैसे भूगोल अपने आप में कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, कुछ हिस्सा फिजिक्स का है, कुछ हिस्सा इकोनॉमिक्स का है, इन्वायरमेंट का कुछ हिस्सा हो गया है। बंगाल में भूगोल का मतलब क्या हो जाता है, बीएससी करना और एमएससी करना। बिहार में बीए हो जाता है, अगर आप भूगोल लीजिएगा तो बीए ऑनर्स हो गया, और वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो इसी को बीएससी का दर्जा मिलता है। ड्यू में अगर पर्यावरण पढ़ाना है तो आपके पास बीएससी का डिग्री होना चाहिए, बीएससी का होना चाहिए। बीए वाले, ज्योग्राफी वाले, उनको अनुमति नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो भूगोल अपने आप में एक विवादास्पद भी विषय हो जाता है, और इसमें कुछ नवीनता नहीं है। कुछ भी देखिएगा तो नया पॉइंट भूगोल में आता नहीं है ना। जो आप सहायक नदी पढ़ रहे हैं वो जस का तस से 40 साल के बाद वही रहेगा। शोध वगैरह और भी नहीं है, कार्टोग्राफी खत्म ही हो गया बिहार से और ज्यादा। सिंधु का और कुछ पॉइंट लिखेंगे आप लोग। पंचनद प्लस श्योक, गिलगिट और जास्कर। पंचनद प्लस आपके पास एटलस है, एटलस में देखिए श्योक, गिलगिट और जास्कर। सिंधु का ऐसे बना दीजिए, और श्योक, गिलगिट, जास्कर, यानी कि श्योक नदी मिल रही है कैसे, दाहिने तट पे, गिलगिट नदी दाहिने तट पे, और जास्कर नदी सिंधु के बाएं तट पे है। तो बाएं दाएं कर लेंगे आप लोग। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो बाएं तट पे मिलती है, तो श्योक और गिलगिट, और दाहिने तट पे जास्कर नदी, जास्कर। ये सब सवाल आ सकता है, पूछा नहीं गया बीपीएससी में। जो सिंधु नदी है ना, तो आप लोग जैसे ही ऑक्सफोर्ड वाला एटलस देखिएगा तो यहाँ पे श्योक नदी दिखाई देगा, और इधर से गिलगिट आते रहेगा, नीचे से जास्कर। ऐसा दिया है, ऐसा दिया है ना। तो बाएं दाएं कर लेना है, ये दाहिना हो गया और इधर से गया तो बायां हो गया, है ना। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, इसको हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद किए रहिएगा। सिंधु नदी का इतना ही है, क्लियर हो गया। क्या क्या है, एक इसका उद्गम मुहाना हो गया सिंधु नदी का। भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है, दमचौक, लद्दाख के दमचौक में भारत में प्रवेश कर रही है। पाकिस्तान में गिरने से पहले, यहाँ पे चिलास जगह का नाम है, तो वहां से थोड़ा पहले बुंजी नामक स्थान पे एक गॉर्ज का निर्माण कर रही है। सिंधु नदी भारत में दो पर्वतों के मध्य, कौन कौन सा, लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, चीन, भारत और पाकिस्तान। क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट सिंधु के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद झेलम पढ़ते हैं। झेलम दूसरी नदी हमारे आज की क्लास की रहेगी। झेलम नदी, झेलम नदी का जो उद्गम है कहाँ पे है, बेरीनाग स्प्रिंग झरना से निकलती है। तो सोर्स ऑफ झेलम क्या है कि बेरीनाग झरने से निकलती है, और जो बेरीनाग सिचुएटेड है पीर पंजाल में, पीर पंजाल पर्वत के तलहटी में इसका जो बेरीनाग स्प्रिंग है वो स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए झेलम, जैसे ही झेलम बेरीनाग से निकलती है तो आगे प्रवाहित होती है। तो दो जगहों के नाम को याद रखेंगे, एक श्रीनगर और दूसरा वुलर झील। वुलर झील को कौन सी नदी प्रवाहित करती है, तो यही झेलम करती है, और इसी नदी पे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। और इसके बाद से जो झेलम नदी है थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। झेलम के साथ एक और अच्छा कंडीशन है कि झेलम की एक सहायक नदी जिसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा, ये 69th बीपीएससी में पूछा गया था शायद। किशन गंगा पे एक सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकल रही है, और निकलने के बाद ये थोड़ा सटा दिया है, इतना सटा हुआ नहीं है, ठीक है, मान लीजिए सटा। तो झेलम नदी प्रवाहित हो रही है, और इसी के पास से एक नदी आती है किशन गंगा। किशन गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली झेलम नदी पे 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में भी इतना दिया है,
कि झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकल करके प्रवाहित होती है। इसकी दिशा कैसे है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, उसके बाद मुड़ जाती है और कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और इसके बाद अंततः ये किस में मिल जा रही है? चेनाब में मिलती है, और चेनाब के सहारे फिर सतलज, और सतलज के सहारे फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम बेरीनाग से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? चेनाब नदी में। ठीक है, दो महत्वपूर्ण स्थानों का नाम को याद रखेंगे, एक झील है जिसका नाम वुलर झील है, और एक शहर है जिसका नाम श्रीनगर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो झेलम को भी इतना पॉइंट किए रहिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी में किशन गंगा को आप अच्छे से याद किए रहिएगा। ठीक है, बाकी ये सब छोड़ सकते हैं, ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पोहरू भी कोई खास नहीं है, लेकिन किशन गंगा को याद रखेंगे। ये जो नदी है वो झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, क्या है? हाँ, इसी को नीलम भी लोकल नाम बोला जाता है, लेकिन किशन गंगा को याद रखिए। क्यों याद रखेंगे ना? क्योंकि ऑक्सफोर्ड में यही नाम चर्चा किया है, ऑक्सफोर्ड से ही सवाल ज्यादातर लिया रहता है। ठीक है, उसके बाद चेनाब नदी में मिल जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग अलग देखेंगे। एक उरी है ना, किशन गंगा भी है, और इसी किशन गंगा को मंगला डैम कहते हैं पाकिस्तान में। प्रोजेक्ट किसी और दिन देख लेंगे, उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको। दो नदी हो गया। झेलम में क्या क्या पॉइंट आया? इसका उद्गम पीर पंजाल स्थित बेरीनाग का झरना है। अपने उद्गम स्रोत से निकल करके ये किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। ये चूक हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा लगेगा ना कि फिर ऐसे बह रही है, ऐसा लगेगा कि ये दक्षिण पश्चिम की दिशा में बह रही है, लेकिन उद्गम सोर्स से ये निकलते ही उत्तर पश्चिम दिशा में बह रही है। इसका मुहाना कहाँ पे हो गया? इसका मुहाना चेनाब नदी हो गया। ठीक है ना, और दो स्थानों का नाम, एक शहर हो गया और एक झील हो गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, छोटा नदी है। अब देखिए तीसरा होगा चेनाब नदी। चेनाब, तो चेनाब नदी निकलती है चंद्र और भागा के रूप में। चंद्रा और भागा, लाहौल और स्पीति वहां का डिस्ट्रिक्ट है। चेनाब नदी लाहौल और स्पीति के रूप में निकलती है, और एक जगह है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है तांडी या तंडी। तांडी के पास ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है, और मिल जाने के बाद इसका नाम चेनाब हो जाता है। इतिहास में चेनाब को कौन सा नाम दिया गया है? अस्किनी, अस्किनी कहा गया है। और झेलम को वितस्ता कहा गया है, रावी को परुस्नी कहा गया है ना, है? हाँ, सतुद्री सतलज को कहा गया। ये सभी पूछा जा सकता है इतिहास के एंगल से। तो तांडी में आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद इसका नाम चेनाब हो जाता है, चेनाब। ठीक है, एनसीईआरटी तो लिखता है कि सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी चेनाब है, जो कि गलत है, सतलज है। सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो सतलज है, क्योंकि चेनाब भी अंतिम रूप से सतलज में मिल जाती है। ठीक है, सतलज सतलज ज्यादा बड़ा है, लंबाई के अनुसार भी सतलज ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये 3 देश को कवर कर रही है। कैलाश से निकल रही है और जा रही है पाकिस्तान में। चेनाब तो भारत से, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ठीक है ना, तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद चंद्रभागा के रूप में निकलती है ना, इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं ना बारालाचला भी दिखाई देता है कि कहाँ से निकलती, तो बारालाचला। जैसे रावी जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलती है, रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक वैसे ही चंद्रभागा के रूप में जो चेनाब है वो बड़ा लाचला पास से, दर्रे के पास से निकलती है। और उसके बाद तांडी नामक जगह पे ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है, और उसके बाद इसका नाम चेनाब हो जाता है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चेनाब का मैप देखिए, ये मैप इतना धुंधला है। मान लीजिए कि ये चेनाब नदी है, कैसे इसका बना दें, ये वाला ना, फिर इसी में व्यास भी मिल जाता है। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है इसमें। एटलस में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये मेरे वाले में ठीक है, इसमें पता नहीं कैसे धुंधला हो गया है। ये रावी हो गया, चेनाब मान लेते हैं, ये वाला हो गया, ये व्यास हो गया, ये चेनाब हो गया है ना।
ये चेनाब हो गया। तो चेनाब का जो सोर्स है बड़ा लाचला के पास लाहौल और स्पीति जिले से निकल रही है, और निकलने के बाद ये जो नदी है सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया। तो चेनाब में भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। क्या क्या पॉइंट आया? उद्गम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, चंद्र और भागा के रूप में, यानी कि अगर दर्रा रहेगा तो बड़ा लाचला रहेगा, अदरवाइज चंद्रभागा के रूप में निकलती है लाहौल स्पीति जिले से। ठीक है। इसका जो मुहाना है व्यास का वो सतलज है। इस चेनाब का, चेनाब किस में मिल जा रही है? सतलज में मिल जा रही है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। और जो झेलम है, झेलम ये भी सतलज, इसमें व्यास में मिल जाती है। ठीक है। चेनाब दरअसल ये हो गया, और चेनाब में एक तरफ से झेलम मिलती है और एक तरफ से रावी मिल जाती है ना। व्यास कहाँ पे है? तो व्यास भारत में ही सतलज में ही मिल जाती है। ये नदी जो हो गया वो सतलज हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को लिखना होगा सिंधु, सिंधु स्वतंत्र रूप से अरब सागर में। ठीक है। झेलम कहाँ पे? चेनाब में। चेनाब किस में मिल जाती है? सतलज में। ठीक है। रावी कहाँ पे है? चेनाब में ही है। ठीक है। व्यास किस में है? सतलज में। व्यास किस में है? सतलज। और सतलज स्वतंत्र रूप से सिंधु नदी में। ठीक है ना। तो ये भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर मालूम चलेगा ना। तो इसका मतलब है कि चेनाब के संदर्भ में दो नदियों को आपको याद रखना है, एक झेलम को और एक रावी को। झेलम, झेलम चेनाब के दाहिने तट पे और रावी बाएं तट पे मिलती है। अगर स्टेटमेंट और रीजन रहेगा ना तो उसमें पूछा जा सकता है कि क्या रावी चेनाब के बाएं तट पे मिलती है? तो यस। क्या झेलम रावी चेनाब के दाएं तट पे मिलती है? तो यस। ठीक है। लिख लीजिए पॉइंट आप लोग, गाल पे हाथ रखने से नहीं होगा, सब आपको एटलस देख करके लिखना पड़ेगा। ये सब लिखते रहिए। मेरे बोलने का मतलब होगा क्या, उसको आप लिखिए। जो चीज किताब में नहीं है उसको लिखना है। किताब की ही तो व्याख्या करता है टीचर, और क्या करेगा। लिखिए, लिख लीजिए कि रावी, रावी नदी झेलम नदी के बाएं तट पर मिलती है, बाएं तट पर मिलती है, जबकि झेलम चेनाब के दाएं तट पर मिलती है। जबकि झेलम चेनाब के दाएं तट पर मिलती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एटलस में देखना है, एटलस में देखना है घर जाकर के। हो गया। चेनाब की सहायक नदी वही रावी ही मेन है, झेलम ही मेन है, और जो छोटी छोटी नदी है उसको छोड़ दीजिएगा। जितना पीटी फैक्ट रहेगा उतना ही याद करना ज्यादा सार्थक रहेगा। खोजा जाए तो उसमें 20 नदी निकल सकता है, लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। बहुत सारी नदियों पे तो अभी बीपीसी गई ही नहीं है। साउथ इंडिया की बहुत सारी ऐसी नदी, जैसे दूध गंगा हो गया है ना, पेन गंगा, वेन गंगा, भीमा, ये सब पे गई ही नहीं है। तो चेनाब की सहायक पे उम्मीद कम ही है कि जाएगी। वैसे करने पे फिर फैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा फैक्ट भी आपको पीटी ना होने देता है। व्यास नदी ध्यान रखिएगा, व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पास से। रोहतांग दर्रे के पास से एक व्यास कुंड है, और वहीं से व्यास नदी निकलती है। और इट मीट्स सतलज। हरिके नामक एक जगह है, हरिके पंजाब में है, पंजाब में हरिके नामक जगह है, और वहीं पे ये सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है। यानी कि व्यास अपने ओरिजिन क्षेत्र से, सोर्स से, व्यास कुंड से निकल रही है, और निकलने के बाद प्रवाहित होती है, और हरिके के पास जाकर के सतलज में मिल जाती है। और एकमात्र नदी जो भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है। सिंधु नदी तंत्र का वह कौन सी नदी जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है? व्यास। एक सवाल बनेगा। ठीक है, एक सवाल बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे व्यास का, मतलब भारत का जो मानचित्र है, इस मानचित्र को अगर देखिएगा तो व्यास आपको पूरी तरीके से भारत में ही प्रवाहित होता है। मतलब उद्गम भी भारत में, मुहाना भी भारत में।
तो इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, व्यास हो गया, एक नदी बच गया रावी। रावी पढ़ा दिए क्या? रावी देखिए रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, कुल्लू के पास से, और हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, और उसके बाद एक वैली है चुंबी या चंबा कहीं कहीं दे दिया है, तो चुंबी वैली से प्रवाहित होती है, और उसके बाद ये चेनाब में जाकर के मिल जाती है। कौन से तट पे? बाएं या दाएं? चेनाब बाएं तट पे, ठीक है। तो बाएं तट पे रावी जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। तो सिंपल सा याद रखिएगा इसका उद्गम और मुहाना। उद्गम रोहतांग पास में, और जो मुहाना हो गया चेनाब नदी, ठीक है ना। तो रावी को इतना याद रखेंगे। उसके बाद कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। जैसे कौन कौन सा है? बगलिहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, रतले हो गया, सलाल प्रोजेक्ट भी इसी पे है, सलाल। तो ये सब प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब पे ही है, वो देखेंगे बाद में। अब आते हैं सतलज पे। सतलज पे एनसीईआरटी अच्छे से लिखता है, ठीक है। तो सतलज नदी का जो ओरिजिन है वो राकस ताल से निकलती है, यानी कि कैलाश से ही। कैलाश भारत में 3 नदियों का ओरिजिन सोर्स हो जाता है। कौन कौन सा? सिंधु का, सतलज का और ब्रह्मपुत्रा का। तो इसी कैलाश पर्वत में स्थित एक राकस ताल झील है, और इसी झील से ये नदी निकलती है सतलज, और निकलने के बाद कहाँ प्रवाहित होती है? तिब्बत में ही, और उसके बाद भारत में आती है, और उसके बाद सीधा पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है ना। तो सतलज नदी का मेन जो सोर्स हो गया कैलाश पर्वत से लेकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका जो मुहाना है वो सिंधु नदी है, और उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। कैलाश से निकलती है। सिपकिला, सिपकिला के पास ही भारत में प्रवेश करती है। अगर आप उत्तराखंड देखेंगे, मान लीजिए कि उत्तराखंड है, तो यहाँ पर सिपकिला दर्रा है, और इसी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सॉरी। तो सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दर्रा में लगता है कि आपको नहीं पढ़ाया था ना, दर्रा छूट ही गया है। दर्रा एक बार बता देना चाहिए था, वरना बता देंगे किसी दिन, या लिख करके ही दे देंगे। सतलज का कुछ और पॉइंट आप याद रखेंगे। एक हो जाता है इसकी, इसमें कौन सी नदी मिलती है सीधा? तो सतलज में चेनाब नदी मिल जाती है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। सतलज भारत में किस प्रकार की नदी हो गई है? अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी है। सतलज में आप लोग कुछ पॉइंट लिखिए। यह नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती नदी प्रणाली, पूर्ववर्ती। उसके बाद एक और अच्छा पॉइंट लिखिएगा इंपॉर्टेंट में, कि सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट करके प्रवाहित होती है। सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट करके प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन? ब्रह्मपुत्रा इसलिए नहीं काटेगी क्योंकि वो शिवालिक के साउथ से प्रवाहित होती है। वो जब आती है और मतलब जब निकल रही है, तो ब्रह्मपुत्रा पूरब की तरफ प्रवाहित हो रही है। उसके बाद महान हिमालय को काटते हुए शिवालिक का विस्तार इतना नहीं हो पाता है, समझ गए। शिवालिक ब्रह्मपुत्रा के पहले ही, कई किताबों में तो पंजाब के पोतवार बेसिन से भारत में बिहार के कोसी तक की शिवालिक का विस्तार दिखाई देता है ना। और कुछ किताबों में असम तक बताया गया। और जो ब्रह्मपुत्रा है वो कहाँ से आ रही है? अरुणाचल से होते हुए, इसलिए शिवालिक को नहीं काट पाएगी ब्रह्मपुत्रा। हो गया क्लियर? जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट देती है, महान, मध्य और शिवालिक। हो गया ना क्लियर? ठीक है। तो सतलज के बारे में ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं गंगा रिवर सिस्टम में। गंगा रिवर सिस्टम में
ठीक है। अब देखिए गंगा नदी के बारे में है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, ये यहाँ से काफी कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है। एक डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा, इसको समझने के लिए बहुत आसान है। गंगा नदी जब भी निकलती है तो सतोपथ हिमनद के रूप में ध्यान रखिएगा। गंगा का जो मुख्य नाम आता है वो देवप्रयाग के बाद आता है। देवप्रयाग के बाद जो गंगा है वो नामकरण किया जाता है। और गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार। हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो भागीरथी के रूप में कहाँ पे है? गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से तो निकलती है, लेकिन किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, आप लोग भागीरथी का देख रहे हैं, ये भागीरथी हो गया। अब थोड़ा सा अलकनंदा पे फोकस किए रहिएगा। भागीरथी और अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। जो अलकनंदा है वो भी दो नदियों का पैटर्न है, या दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम धौली गंगा है अलकनंदा में, एक का नाम धौली गंगा है और एक का नाम विष्णु गंगा है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिल जाती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में, तो इसका नाम फिर अलकनंदा कहलाता है। ठीक है, इस मानचित्र में यहाँ अलकनंदा लिख दिया गया है, लेकिन धौली और विष्णु गंगा का जो रूप है वो अलकनंदा का है। अब ये यहाँ से नदी अलकनंदा हुई। दो प्रयाग का नाम याद हो गया। देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदी मिल रही है? भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में दो नदी मिल रही है, धौली और अलकनंदा या विष्णु गंगा। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद एक नदी देखिए, अलकनंदा के साथ एक नदी नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी भी है, लेकिन एक नदी जिसका नाम नंदाकिनी है, नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आपस में मिल जाती है। तो ये तीसरा प्रयाग हो गया। 5 प्रयाग आपको याद रखना है। तीसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बहती है और इसमें एक पिंडर नाम की सहायक नदी मिल जाती है। पिंडर कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में से पिंडर नदी मिलती है और उसके बाद मंदाकिनी इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये थोड़ा है कंफ्यूजिंग। अब इसको ऐसे देखिए आप लोग। सबसे पहला आपको आसान कौन सा लग रहा है? देवप्रयाग या विष्णु प्रयाग से शुरू करें? देवप्रयाग से शुरू कीजिए। देवप्रयाग